एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके पास में एक नई वीडियो लेके। आज का वीडियो जो मालगाड़ी होती है उनके ऊपर। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो अगर मैं बात करूं कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है क्या चीज़, 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2007 से 2012 वाली जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें सरकार ने डिसाइड किया 2 कॉरिडोर्स को बेटर करने के लिए, उनको अच्छे से बनाने के लिए। एक पूर्वी कॉरिडोर था और एक जो था आपका पश्चिमी कॉरिडोर था। इन दोनों के ऊपर ही सारा जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, ये सारी कहानी जो शुरू होती है वो यहाँ से होती है। ये दोनों ही कॉरिडोर मिलके 3260 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करते हैं। पूर्वी डीएफसी पंजाब के लुधियाना से लेके पश्चिमी बंगाल के डांगुनी तक होगा। पश्चिमी डीएफसी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेके और उत्तर में दादरी नाम के शहर तक होगा। डीएफसी का जो उद्देश्य है, इसका जो मोटिव है, वो बिजली वाली ईंधन को यूज करके और बड़ी मालगाड़ियां चला के एक बार में ज्यादा माल को ट्रांसपोर्ट करके ट्रांसपोर्ट की जो लागत है ट्रांसपोर्टेशन की, उसको कम करना है। इस कॉरिडोर के बनने से या इस तरीके की सोच को सफल बना लेने से जो इंटरनेशनल मार्केट में जो एक फ्रीट को लेके जो एक कंपटीशन है, उसमें स्टैंड करने के लिए इंडिया को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और इंडिया, हमारा देश और ज्यादा मजबूत कंडीशन में उभर के सामने आएगा। डीएफसी एडेड, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? भारतीय रेलवे ने बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश, एक्सल वेट में वृद्धि, रोलिंग स्टॉक के टर्न अबाउट टाइम में कमी, ट्रांसपोर्ट की यूनिट लागत जो आती है उसमें कमी, और जो शुल्क होते हैं उनके युक्तिकरण की कमी। जो शुल्क का युक्तिकरण से मतलब है कि जो पब्लिक एडजस्टमेंट लगा लेती है, वो एडजस्टमेंट में कमी। इन सब पर ध्यान देने की वजह से बाजार में हिस्सेदारी सुधरी और जो परिचालन का जो मार्जिन है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मार्जिन है, उसमें सुधार हुआ। पिछले 2-3 सालों के अंदर जो रेलवे का जो माल भाड़ा गुजारा है, जो माल यातायात है, उसमें 8 से 11% की जो इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 110 करोड़ टन इसके पार कर जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। GQFC, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रीट कॉरिडोर, क्या है ये चीज? चलो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। GQFC 6 DFCs को मिला के बनने वाला एक डायग्राम है या एक नेटवर्क कह लीजिए उसको, जिसमें से 2 वर्किंग है, पूर्वी डीएफसी और पश्चिमी डीएफसी, जो चालू हालत में है। एक्चुअली वो पहले से बने हुए ट्रैक थे जिनके ऊपर सुधार करके उनको डीएफसी का नाम दे दिया गया है। और बाकी के जो 4 डीएफसीज हैं, वो 2018 की जो वित्तीय योजना है उसमें उनके वित्त पोषण के लिए मंजूरी मिल चुकी। इस मार्ग की कुल लंबाई 10,122 किलोमीटर होगी और ये भारत के लगभग 55% माल ढुलाई का काम करेंगे। इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं, ये अलग टॉपिक है। अब बात करते हैं DFCCIL क्या है, क्या चीज है ये DFCCIL? भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की वजह से बढ़ती हुई माल ढुलाई की मांग और ट्रांसपोर्टेशन का जो रिक्वायरमेंट आया, उसके तहत DFCs की घोषणा की गई और जो है DFCs डिक्लेयर हुए। उनमें से 2 DFC काम भी कर रहे हैं, पूर्वी और पश्चिमी मार्ग पे चल रहे हैं। इसके साथ जो था ये तय हुआ कि डीएफसी की जो योजना है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा और ये 4 से 6 किए जाएंगे। डीएफसी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला रेलवे लाइंस का एक ऐसा नेटवर्क है जिसको गोल्डन स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। इसके 2 डायगोनल हैं, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, हावड़ा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये इन दोनों के नाम हैं।
इस रास्ते की टोटल लंबाई 10,122 किलोमीटर है, जिसमें से 16% जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड किया गया है। इस पूरे कॉरिडोर के अंदर, इस पूरी 10,122 किलोमीटर के दायरे के अंदर, इस पूरे गोल्डन स्क्वायर के अंदर 52% माल ढुलाई और 58% यात्री यातायात भी होगा। पूर्वी कॉरिडोर के अंदर जो हावड़ा दिल्ली वाला जो मौजूदा रूट है, उसमें ट्रंक रोड एंड जो आपका मुंबई दिल्ली वाला है, ये जो दो रोड हैं, एक ट्रंक रोड और मुंबई दिल्ली वाला जो मार्ग है, इसके अंदर ये दोनों ही बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड रास्ते हैं। इनमें लाइन की जो क्षमता है वो 115% है और जिसको बढ़ा के 150% तक ले जाने की योजनाएं बन चुकी हैं। 2005-2006 में तत्कालीन रेल मंत्री ने रेल बजट के दौरान इस पूरी योजना का घोषणा करके जो है एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस पूरे मामले की घोषणा की। अप्रैल 2005 में ही इस पूरे मामले को लेके इस परियोजना पर भारत और जापान के बीच एक बैठक हुई और इसमें जो है जो आधिकारिक समझौते थे, जो कार्यकारी समझौते थे, उन पर हस्ताक्षर हुए। इसी पूरे हस्ताक्षरण कार्यक्रम के दौरान ही जापान ने वित्त पोषण को लेके भी भारतीय सरकार के प्रपोजल के ऊपर साइन किए और ये पक्का किया कि वित्त पोषण में भी जो जापानीज गवर्नमेंट है वो भारत गवर्नमेंट का साथ देगी। अक्टूबर 2007 में व्यवहारिक रिपोर्ट जो थी, जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स थी सर्वे के बाद में, वो इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दी गई। इसी बीच भारतीय रेल ने इस पूरे कॉरिडोर, इस पूरे 10,122 किलोमीटर का जो ये ट्रैक है, इसके निर्माण, रखरखाव और फाइनेंस के प्रॉब्लम्स को देखने के लिए डीएफसीसी का गठन किया, जो एक समिति है असल में, जो ऑल ओवर मामलों को ऊपर बैठ के देखती है। डीएफसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डीएफसीसी का उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर होता ही होता है। ये समिति पूरी तरीके से जो वित्तीय संसाधन है उनका एकीकरण और एकीकरण के साथ साथ जो फ्रेट कॉरिडोर है उसका निर्माण, रखरखाव और पुरानी लाइंस को डीएफसीस के अंदर लाने की संभावनाएं, इस पूरे काम के ऊपर अपना फोकस बना के रखती है। 30 अक्टूबर 2006 को डीएफसीसी जो था वो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारतीय सरकार ने एक कंपनी के इमेज में, कंपनी के तौर पे वो शामिल कर लिया गया। अब बात करते हैं कि मिशन क्या है। डीएफसी के मिशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो आपको लग गया है, लेकिन डिटेल में जानते हैं कि मिशन है क्या है। जो विजन देखा गया है 10,122 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर को लेके, डीएफसीसीआईएल का जो विजन है वो उस सपने को साकार बनाना है, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए रास्ते निकालने हैं, उसको पॉसिबल बनाना है। ये इनका मेन विजन है। सही टेक्नोलॉजी यूज करते हुए एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण करना जो अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, उनको ज्यादा से ज्यादा माल कम टाइम में ट्रांसपोर्ट करने की फैसिलिटी और कैपेसिटी दे सके। और जहां तक मेरा मानना है, रेलवे उस चीज को करने में सक्षम है। जो प्रेजेंट रेलवे का नेटवर्क है उसमें सुधार के बाद इस सपने को साकार किया जा सकता है। कुशल, सस्ते और व्यावसायिक संसाधनों को प्रदान करने के बाद, ये सारी फैसिलिटीज देने के बाद जो हिस्सेदारी होगी इंडियन रेलवे की माल ढुलाई के मार्केट में, वो बढ़ जाएगी और लोगों का विश्वास रेलवे के ऊपर अब से कहीं और ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें रोड ट्रांसपोर्ट भी रेलवे शामिल करेगा। कस्टमर्स को कंप्लीट सॉल्यूशन देने के लिए जो लॉजिस्टिक पार्क्स हैं या जो मल्टी मॉडल एकीकरण है, ये मेट्रो की तरह, उसको यहाँ भी लागू किया जाएगा, क्योंकि एक अच्छा फ्रीट सिस्टम देने के लिए ये एकीकरण और ये लेवलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब चीजों से अलग हटके एक बहुत बड़ी चीज है कि फ्रेट कॉरिडोर
अगर इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा या इलेक्ट्रिक ईंधन पे चलेगा तो पर्यावरण के लिए भी इतना बड़ा नेटवर्क कोई नुकसान नहीं देगा। और ये चीज मानने वाली है कि ये इको फ्रेंडली नेटवर्क होने जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड DFCCIL पूरी तरीके से इंडियन रेलवे के स्वामित्व वाली कंपनी है। DFC बनने के बाद 70% जो माल ढुलाई होगी या मालगाड़ियां होंगी वो कम कर दी जाएंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के यूज के बाद एक ही मालगाड़ी की कैपेसिटी इतनी बढ़ा दी जाएगी कि वो आगे 2 या 3 मालगाड़ियों को इकट्ठा रिप्लेस कर सके। मूवमेंट को लेके माल एक ही मालगाड़ी में मूव है। जून 2022 तक DFC के पूरा होने की, जो पूर्वी DFC है और पश्चिमी DFC है, इनके पूरा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और इनको लेके जो भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो भी पूरा हो चुका है। इसमें WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की 56% भूमि और EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की 60% धरती का जो अधिग्रहण का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसका ऐतिहासिक परिवेश क्या है, जो इसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट है वो क्या रहेगा। जब 2005 में भारत और जापान के बीच DFCs को लेके या DFC कॉरिडोर को लेके जो समझौते हुए थे, उसी टाइम के दौरान राइट्स लिमिटेड को एक व्यावहारिक रिपोर्ट बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दिया गया था। जो रिपोर्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, वो राइट्स लिमिटेड ने कंप्लीट की। 2005 में ही DFC से रिलेटेड एक और समिति का गठन किया गया था जिसको टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है और उसका काम केवल और केवल DFCs को लेके सुझाव देना ही है। जनवरी 2006 में ही राइट्स लिमिटेड ने अपनी जो रिपोर्ट थी, व्यावहारिक रिपोर्ट, वो जमा की और टास्क फोर्स ने भी अपनी रिपोर्ट जमा की। जनवरी 2006 में ही जो मंत्रिमंडल की जो सैद्धांतिक रिपोर्ट आनी थी, वो मंत्रिमंडल ने अपनी सैद्धांतिक रिपोर्ट भी पेश की। इन सारी रिपोर्ट्स के आने के बाद जो रिजल्ट्स निकल के आए उसमें जो इस पूरे 10,122 किलोमीटर के जो कॉरिडोर पे खर्चा आना था वो आना था 18,28,181 करोड़ रुपया, जो कि अब अनुमोदित हो भी चुका है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्ट्रेंजफुल थिंग्स के बारे में, जो आश्चर्यजनक तथ्य होते हैं। देखते हैं कितने आश्चर्यजनक रहते हैं आपके लिए। DFC बनने के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत ज्यादा परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ने वाला है और आप मानिए इसमें 1.5 किलोमीटर लंबा, 3,660 मिलीमीटर चौड़ा और 7.1 मीटर ऊंचाई की जो एग्जिट वाली फ्री ट्रेन्स हैं वो दुनिया में पहली और एकमात्र होंगी। जिनको आप नॉर्मली जानते हैं डबल डेकर मालगाड़ियां जो चलती हैं कंटेनर्स वाली, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी तक मालगाड़ियों को लेके जो स्पीड थी वो कम थी, लेकिन अब आगे जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मालगाड़ियों की होगी और 5 फीट 6 इंच का गेज होगा मालगाड़ी के लिए, पटरियां जिस पर मालगाड़ी को दौड़ना है। ये जो इम्प्रूव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं उनके यूज की बदौलत 15,000 टन का जो वेट होगा और आपका 400 कंटेनर की कैपेसिटी वाली जो मालगाड़ी है वो चला करेंगी। इससे पहली बार क्रांतिकारी चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी तक अगर मैं बात करूं तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले, अधिकतम गति से चलने वाले उच्च गति वाली मालगाड़ियां जो WAG-12 जिसकी कैपेसिटी है 12,000 HP के साथ ऐसे 800 इलेक्ट्रिक इंजन्स की सबसे बड़ी तैनाती होने वाली है और शायद जब तक आप मेरा वीडियो ये देख रहे होंगे तब तक ये तैनाती हो भी चुकी हो। जितनी भी रेलगाड़ियां होंगी उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो GPS बेस्ड होगा और ये भारतीय रेलवे में पहला होगा। इसके साथ साथ जो DFCs जो बनेंगे उनमें कहीं भी लेवल क्रॉसिंग नहीं होगा, सीधी लेन्स होंगी और इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन में जो टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज A ग्रेड होंगी। जो पूरी जानकारी आपने देखी
वो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को लेके थी। इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन हम आपके पास लेके आएंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, उसको कंपाइल करने में, आप तक लेके आने के लिए, आपके समझने लायक भाषा बनाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जिसमें वक्त देना पड़ता है। और इस वक्त की और इस मेहनत की कदर करते हुए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिनका मालगाड़ी या माल का लेना देना इधर से उधर होता है, उनके साथ इस अच्छी न्यूज़ को आप शेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ मेरे लिए एक काम करेंगे कि जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करेंगे। आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे आपका कोई नुकसान नहीं। नोटिफिकेशन बेल दबाइए, वो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस सेगमेंट को यहीं खत्म करता हूं। फिर आपसे मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के लेके। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को बाय।